मॉइस्चर थोड़ा सा कंडेंस होके किसी एक सीड के अलोंग वो कंडेंस होता है और उससे बादल बनते हैं। बहुत बार ये जो सीड होता है, ये जो बीज होता है जिसके इर्द गिर्द वो बाष्प, वो कंडेंस होता है और बादल बनता है, वो बहुत बार धूलिकण होता है। लेकिन कुछ नेचुरल ऐसी चीजें हैं जो आती है और जिसकी वजह से बाष्प एक जगह आ सकता है, और ऐसे है सिल्वर आयोडाइड। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो कृत्रिम बारिश की चीज है, इसको पिछले 10 सालों में विकसित किया गया है। और उसमें हम बादलों में वो चीजें जैसे सिल्वर आयोडाइड वो हम स्प्रिंकल करते हैं, वो बादलों में डालते हैं, आकाश में डालते हैं, और उसके वो एक बीज को पकड़ के जो मॉइस्चर है हवा में वो कंडेंस होता है और बादल तैयार होते हैं दोस्तों। लेकिन इतना भी अगर आपने किया, अगर आपने ऐसे सीड्स डाले जो बादलों को तैयार करेंगे, वो बादल तैयार करने के लिए उस हवा में मॉइस्चर होना चाहिए। कहां से आएगा वो मॉइस्चर? ओरिजिनली वो उस एटमॉस्फेयर में, उस हवा में जितना मॉइस्चर उतना ही कंडेंस कर पाएगा। सभी ने ये कहा है कि ये चीज, ये प्रक्रिया करने के बाद कितनी बारिश बढ़ सकती है? तो 10% से 30%, यानी बारिश डबल भी नहीं होती, तो सिर्फ 10% से 30% इतनी ही बारिश हो सकती है। तो कैसे हो सकता है कि इस क्लाउड सीडिंग की वजह से, इस कृत्रिम वर्षा की वजह से इतना बड़ा बाढ़ आता है? तो दोस्तों ये सरासर गलत है। दुनिया के जितने भी नेशंस है, जितने भी राष्ट्र है, उनके जितने भी हवामान डिपार्टमेंट है, जैसे हमारा IMD है, वैसे ही हर देश का जो हवामान विभाग है, हर पूरे दुनिया में कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हवामान के ऊपर काम कर रहे हैं। सभी ने कहा है कि ये सरासर गलत है। जिसकी वजह से ये दुबई में हुआ, जिसकी वजह से 24 घंटों में 2 साल की बारिश हुई, उसका एक ही कारण है, और वो है जलवायु परिवर्तन, वो है क्लाइमेट चेंज। और ये सिर्फ दुबई की बात नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसे प्रदेश की जहां हमेशा बहुत अच्छी बारिश होती है, वहां सूखा दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रदेश जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती और बहुत कम वर्षा होती है, वहां बाढ़ की स्थिति नजर आ रही। इतना ही नहीं, हमारे देश में भी अगर आप देखोगे, आज देश की जो हालत है, आज देश की जो परिस्थिति है, कई सारे ऐसे इलाके हैं, प्रदेश है कि जहां तापमान 40 को छू रहा है, उससे ज्यादा जा रहा है, जो कभी भी अभी तक नहीं हुआ। कई सारे रिकॉर्ड टेम्परेचर के ब्रेक हो रहे हैं, और एक जगह इतनी ज्यादा गर्मी है और दूसरी जगह कहीं ना कहीं वो बारिश हो रही है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सिर्फ दुबई के लिए या किसी एक प्रदेश के लिए नहीं है। तो ये पूरा सब कुछ जो हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, ये पूरे पृथ्वी के लिए हो रहा है, और इसका कारण है जलवायु परिवर्तन, इसका कारण है ये क्लाइमेट चेंज दोस्तों। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ने की या बहुत कुछ रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं। ये देखा है हमने, जो दुबई में हुआ और उस 4 देशों में हुआ, ये देख रहे हैं हम पिछले 2-3 सालों में। ये हमने अपने गर्मी के सीजन के बाद ऐसे इलाके जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ता है, अचानक शाम को 4 बजे 5 बजे आप देखोगे तो अचानक से बहुत बड़ा तूफान आता है, और उस तूफान के साथ बहुत ज्यादा बारिश होती है। सिर्फ बारिश नहीं होती, सिर्फ पानी नहीं गिरता, तो उसके साथ बहुत बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले पड़ते हैं। कई बार हम कितने सालों से भी इसको देख रहे हैं, 3-4 सालों से देख रहे हैं, और लगातार उस जगह पे हो रहा है कि जहां हमने कभी भी इतनी बारिश की उम्मीद नहीं की थी। ऐसे जगह पे हो रहा है कि जहां बारिश इतनी ज्यादा होती ही नहीं, लेकिन अचानक इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, और आजकल तो बारिश ही नहीं, बर्फ के बड़े बड़े गोले हो रहे हैं। जैसे भारत का क्षेत्र है, यानी दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर कई ऐसे इलाके जो अदरवाइज बहुत कम वहां पर्जन्यमान होता है, बारिश होती है, वहां ऐसी चीजें हम देख सकते हैं। तो दोस्तों सेम हुआ दुबई में। क्या होता है कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में जब तापमान बढ़ता है, जो अभी पूरी दुनिया में हर जगह बढ़ रहा है, तो जब किसी पृथ्वी या किसी प्रदेश पे अगर तापमान बढ़ता है तो वहां की हवा गर्म होती है। जब हवा गर्म होती है और बहुत ज्यादा तपती है, तब उसकी जो घनता है, डेंसिटी है, वो कम होती है, और गर्म हवा की घनता कम होती है, इसलिए वो हवा में ऊपर चली जाती है। तो वो पूरा जो प्रदेश है वो कम प्रेशर का, कम दाब का ऐसा प्रदेश बन जाता है। और जैसे ही वहां का एयर प्रेशर कम होता है, वो कम दाब का प्रेशर बन जाता है, तो बाहर आजू बाजू के इलाकों से, प्रदेशों से जहां ज्यादा हवा का प्रेशर है, वहां से हवा जोर से वहां आती है। कितने जोर से वो हवा आएगी, ये तय करता है कि वहां का जो प्रेशर वो कितना गिर चुका है, कितना कम हो चुका है।
और आजकल तो इतने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा हवा गर्म हो रही है कि बहुत ऐसे इलाके तैयार हो रहे हैं कि बहुत कम प्रेशर के एरियाज तैयार हो रहे हैं। और ऐसे पॉकेट में जब बहुत ज्यादा प्रेशर कम होता है तो बहुत जोर से वो हवा आती है, बहुत जोर के तूफान हमें नजर आते हैं, आजू बाजू का जो भी मॉइस्चर है वो लेके आते हैं और इतने कम समय में ये चीजें होती है, प्रेसिपिटेशन होता है कि सिर्फ पानी नहीं तो बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हमें नजर आते हैं। बस वही हुआ दुबई में भी, वही हुआ दुबई, यूएई, ओमान का आजू बाजू का प्रदेश, इस जगह पे जो हम अभी इतने दिनों से हमारे देश में भी देख रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि थोड़े थोड़े इलाके में होता है, लेकिन दुबई में बहुत बड़े इलाकों में हुआ। और आप एक चीज को गौर करोगे, ये वहां हो रहा है कि जहां बारिश तो कम होती है, और स्पेशली ये वहां हो रहा है कि जहां पेड़ बहुत कम है, पेड़ वेजिटेशन कम है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा रोल इस सभी चीजों में, इस सभी चीजों को कंट्रोल करने में प्ले करते हैं। तो दोस्तों, ये इसका कारण है कि पूरी पृथ्वी हर जगह आज गर्म हो रही है। आज हमारी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के ऊपर एक आवरण है जिसे हम वातावरण कहते हैं, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी इस पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से संतुलित रखता है, इतने सालों से रख रहा है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो वातावरण है, इसकी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हर साल अभी नए नए रिकॉर्ड हो रहे हैं। जमीन के तापमान के रिकॉर्ड हो रहे हैं, पानी के तापमान यानी समुद्र के तापमान के रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों, ये जो वातावरण है, ये आवरण जो है हमें कुदरत ने दिया हुआ, ये ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है। इस कुदरत के आवरण की वजह से, इस वातावरण की वजह से ही इस पृथ्वी के ऊपर दुनिया है। ये आवरण यानी घर है हमारा, ये वातावरण, ये एटमॉस्फेयर यानी घर है। कुदरत ने अपने हाथों से घर बनाया है, जिस घर के अंदर ये कुदरत हर चीज हमें देती है। कार्बन हो, पानी हो, नाइट्रोजन हो, हर चीज की साइकिल है। जो भी हमें लगता है, और हमें ही नहीं, हर जीव को जो लगता है ना कि कुदरत उसको दे रही है। और एक बहुत अच्छी व्यवस्था कुदरत ने इस घर में बना के रखी है। और ये घर ही है, ये एटमॉस्फेयर ही है कि जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर दुनिया है। आज इतने सालों से नासा हो या हमारी संस्था हो, हर संस्था कोशिश कर रही है, स्पेस रिसर्च कर रही है। अभी तक कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिला है कि जहां दुनिया है, कि जहां जीव जंतु है। दोस्तों, पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जहां ये दुनिया होती है, और इसका कारण है ये एटमॉस्फेयर, ये घर। और अभी क्या हो रहा है, ये घर जो हमारा है, ये घर हम इसको गर्म कर रहे हैं, ये बहुत गर्म हो चुका है। और ये समझना बहुत आसान है। हमारे घर में ऐसा समझे कि आप जिस मकान में आज रह रहे हैं, उस मकान में आप कुछ जला रहे हो और काला धुआं तैयार हो रहा है। और काला धुआं इस तरह से तैयार हो रहा है कि वो बाहर जा ही नहीं रहा। आपके मकान से, आपके घर से वो काला धुआं जाता ही नहीं। वैसे ही है, ये काला धुआं या कोई भी काली चीज बहुत ज्यादा एनर्जी को, रोशनी को एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ये काला धुआं आपके मकान में आएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका तापमान बढ़ेगा, और आप कुछ कर ही नहीं सकते एक ही तरीका उसको कम करने का। तो आज सेम ऐसे हो रहा है हमारे इस पृथ्वी पे। ये जो घर है हमारा, ये एटमॉस्फेयर, जो घर है हमारा, इस घर को जिस इतने सालों से जो कुदरत ने संभाल के रखा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि हमने भी कुछ काले धुएं ऐसे तैयार किए हैं, ऐसे काले धुएं जो इस घर का तापमान बढ़ा रहे हैं। और इसी काले धुएं को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये वो काले धुएं है कि जो उस एनर्जी को, ऊर्जा को, जो भी सूरज की रोशनी अभी तक आती थी और चली जाती थी और एक संतुलन मेंटेन होता था, ये सूरज की रोशनी जाने नहीं दे रही। ये काले धुएं जो है, ये काले धुएं उस उष्णता का, उस रोशनी को, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रही है, और ये पूरे हमारे घर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा रही है। और ये सिर्फ दुबई में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ भारत, मुंबई या बैंगलोर में नहीं हो रहा है, ये हर जगह, ये पृथ्वी पे हर जगह पे हो रहा है। ये जो संकट है ग्रीन हाउस गैसेस का, ग्लोबल वार्मिंग का, जलवायु परिवर्तन का, ये किसी एक देश के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। और भले ही आप कितने भी डेवलप, कितने भी अमीर देश हो, ये सोल्यूशन ये उस पे नहीं है। सोल्यूशन होगा कि इसको कम करना होगा, इस गर्मी को कम करना होगा। तो कैसे करेंगे? कैसे? ये जो संकट है, ये कल दुबई में हुआ, आज कल हमारे साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं?
कैसे हम अपने घर को संभाल के रखें। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस तरह से कुदरत ने नियम बना के रखे, कुदरत, ये दुनिया करोड़ों सालों से चलती आ रही, 450 करोड़ साल से ये पृथ्वी है, 350 करोड़ साल से इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जीव है। मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर 2 लाख साल से है, और ये जो अलग अलग सभ्यताएं है, सिविलाइजेशन है, इंडिया, चाइना और बाकी सब कुछ, ये 10,000 या 12,000 साल से है। अभी इतने सारे हजारों लाखों करोड़ों सालों से एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतने करोड़ों सालों से, लाखों सालों से कुछ नियम है, जिस नियमों के आधार पर ये दुनिया, ये पृथ्वी चल रही है। और दोस्तों, सिर्फ पिछले 200 सालों में ये सभी नियम हमने रोक दिए, ये सभी नियम का उल्लंघन हमने किया, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अभी इतने बड़े गहरे संकट में आज हम लोग हैं। तो हमें क्या काम करना होगा, हमें सोल्यूशन क्या है, तो हमें फिर से उस नियमों के आधार पर इस पृथ्वी को, इस दुनिया को चलाना होगा, सस्टेनेबिलिटी पे लेके जाना होगा। और दोस्तों, अगर वो काम करना है, अगर हमारे दुनिया को या हमारे घर को बचाना है, तो सबसे पहला एकदम आसान जो समझने वाली चीज है वो क्या है, तो पहले जो इस हमारे घर में काला धुआं तैयार हो रहा है उसको बंद करना होगा। जो ऐसी चीज है कि जिससे काला धुआं तैयार हो रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस तैयार हो रहे हैं, उसको बंद करने होंगे इस घर से। और दूसरा क्या है कि ऑलरेडी इस घर में, ऑलरेडी इस एटमॉस्फेयर में जो काला धुआं तैयार हुआ है, डिपॉजिट जो जमा है, उसको निकालना होगा, उसको क्लियर करना होगा। ये दोनों तरीके, एक तो आप नया काला धुआं नहीं तैयार कर सकते, नया ग्रीन हाउस गैसेस तैयार नहीं कर सकते जो इससे और गर्मी बढ़ाएगा, काला धुआं को बढ़ाएगा। और दूसरा, जो ऑलरेडी धुआं है, गर्मी बढ़ चुके, इसलिए तो सब देख रहे हैं हम, इसलिए दुबई में ये सब हुआ, या हमारे साथ भी जो कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काला धुआं है जमा हुआ, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे करें, क्या करें? तो दोस्तों, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि काला धुआं आता कहां से, ये ग्रीन हाउस गैसेस आते कहां से। तो 75% ये जो गैसेस है, ये आते हैं सिर्फ और सिर्फ इस ऊर्जा की वजह से। ये काला धुआं आ रहा है ऊर्जा की वजह से, ऑयल एंड गैस की वजह से, एनर्जी की वजह से। तो पहले हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज है जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जिसके ऊपर काम करके हम सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है कि हमें ऐसे एनर्जी या ऐसी ऊर्जा का उपयोग करना होगा जो ऊर्जा हमारे जरूरतों का ख्याल रखे, इस प्रकृति का ख्याल रखे, कोई भी अलग धुआं या अलग काला धुआं इस वातावरण में, इस घर में ना दे, घर में ना एमिट करे, एक्स्ट्रा कार्बन ना दे, और जो भी धुआं ऑलरेडी इस एटमॉस्फेयर में है, इस घर में जो है, उसको कम करने में भी मदद करे। तो ऐसे स्वच्छ ईंधन की आज हमें जरूरत है, एनर्जी को हमें नहीं, पूरी दुनिया को जरूरत है। और दोस्तों, जब इसकी बात आती है, जब इस ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, जब इस क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात आती है, तो ये जो ऊर्जाएं है, ये 3 कैटेगरी में आती है। सबसे पहले वो ऊर्जा जो कार्बन पॉजिटिव है। कार्बन पॉजिटिव का मतलब क्या? तो आप इस एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाल रहे हो, ये काला धुआं यानी कार्बन होता है। काला धुआं जो है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अलग अलग चीजें होती है कि जो इस धुएं के, इस एनर्जी के उपयोग के बाद तैयार होते हैं, और जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे ईंधन, ऐसे ऊर्जा कि जो इस्तेमाल करने के बाद आज जो एटमॉस्फेयर में, हमारे घर में, इस दुनिया के घर में जो काला धुआं है वो बढ़ रहा है, उसको बढ़ा रहा है, ऐसे जो ईंधन है उसे कहते हैं कार्बन पॉजिटिव ईंधन। क्योंकि कार्बन को पॉजिटिव यानी बढ़ाने वाले ईंधन ऐसे, और इसमें सबसे नंबर 1 या सबसे अहम अगर कोई है तो ये फॉसिल फ्यूल है। ये जो भी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, ये क्रूड ऑयल, ये कोयला, ये नेचुरल गैस, ये सभी कुछ है, ये जीवाश्म ईंधन, ये कार्बन पॉजिटिव ईंधन है। इसके उपयोग के माध्यम से हम ये धुआं कम तो कर ही नहीं रहे, हम ये धुआं बढ़ा रहे हैं। हमारे इस वातावरण में धुआं इसकी वजह से बहुत बढ़ रहा है, और आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है कार्बन न्यूट्रल फ्यूल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब यह है कि कोई भी कार्बन एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, आप उस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी एमिशन जो तैयार हो रहा है, वो एमिशन कहीं ना कहीं वो सोख हो जाए या वो न्यूट्रल हो जाए या एब्सॉर्ब हो जाए, इसकी व्यवस्था आप कर रहे हो। अगर आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब वो कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है। इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन आप एटमॉस्फेयर में, घर में नहीं डाल रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन फुटप्रिंट आप तैयार नहीं कर रहे हो। अभी आज रिन्यूएबल फ्यूल्स इंडस्ट्री में जो भी कंपनियां काम करती है, जैसे सोलर, विंड, इस क्षेत्रों में जो कंपनी काम कर रही है, वो इसे कार्बन न्यूट्रल के साथ साथ नेट जीरो, नेट कार्बन जीरो ऐसे भी फ्यूल या एनर्जी का नाम दे रही है। ये इनका कहना है कि हमारी इस पूरे प्रक्रिया में कार्बन आता ही नहीं है, तो हम तो कार्बन से कुछ डिले नहीं करते, हम कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन इस हवा में नहीं डाल रहे हैं। और लेकिन ये हुआ कार्बन न्यूट्रल। इसके आगे एक नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है और वो है कार्बन निगेटिव फ्यूल, यानी ऐसे ईंधन, ऐसे ऊर्जा जिसका इस्तेमाल करने के बाद जो भी एमिशन तैयार होता है, वो एमिशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब तो होता ही है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन तो जाता ही नहीं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो हमारा दुनिया का घर है, तो उसमें कोई भी काला धुआं नहीं जाता इससे, जब हम ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ये ईंधन इस तरीके से काम करता है कि जो जमा हुआ काला धुआं है उसको भी वो सोख लेता है। तो इसे कहते हैं कार्बन निगेटिव, यानी जो कार्बन है उसको भी निगेटिव कर रहा है, जिसकी जरूरत है आज जरूरत है कार्बन निगेटिव फ्यूल की। तो ऐसी 3 कैटेगरी में ये फ्यूल्स है। और आज अगर दुनिया को बचाना है, आज हमें सच में इसके ऊपर काम करना है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, कार्बन निगेटिव फ्यूल। दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। जिस तरीके से परिस्थिति, माहौल बन चुका है और जिस तरह से ये परिस्थिति दिन ब दिन बदतर हो रही है, जहां जा रहे हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, कार्बन निगेटिव फ्यूल। अभी कार्बन निगेटिव फ्यूल में क्या होगा? तो कार्बन निगेटिव फ्यूल में, ऊर्जा में, ईंधन में हमारी ईंधन की जरूरत भी पूरी होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज जो कचरा, जो घर में धुआं फैला हुआ है, वो निकल जाएगा। अभी इसमें एक बात तो यह है कि आज जिसके ऊपर दुनिया काम कर रही है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग सबसे ज्यादा बिजनेस जिसमें कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जिसमें कर रहे हैं, ये सोलार, ये विंड, क्या सच में आपको लगता है कि आगे के 1000 साल ये चलेंगे? 1000 साल तो छोड़िए, 100 साल अगर सिर्फ हम इसके ऊपर काम करें, सिर्फ इससे हम ईंधन, ऊर्जा का उपयोग करें या तैयार करें, आपको लगता है कि आगे के 100 साल भी ये चलेंगे, ये सस्टेनेबल होंगे? जिस तरह से दुनिया लाखों सालों से चलती आ रही है, ईंधन तैयार करती आ रही है, क्या ये चलते रहेंगे? ये एक चीज है। दूसरी बात, ये कचरा कैसे साफ होगा? ये सब जो अभी ऑलरेडी इस हवा में, इस घर में है और जिसकी वजह से तबाही हो रही है, कैसे हम कचरा साफ करेंगे? तो इस कचरे को साफ करने के लिए हमारी कुदरत ने बहुत अच्छा मशीन बनाया है, बहुत अच्छा मशीन या सॉल्यूशन बनाया है, और वो है पेड़। कुछ करने की जरूरत नहीं। हम कुदरत ने इतना सिंपल, इतना आसान तरीका बनाया है, पेड़। और ये पेड़ है कि जो उनका खाना है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें तकलीफ दे रहे हैं। अभी जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, जो भी ये काला धुआं है, 80% काला धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ों के लिए, हमारी वनस्पति के लिए खाना है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन से दुनिया बनती है। हम जो बने हैं, आप, मैं, ये पेड़ ये बनते हैं कार्बन से, ये मिट्टी बनती है कार्बन से। तो वो कार्बन अंदर लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती। इनफैक्ट जब पृथ्वी की शुरुआत हुई करोड़ों साल पहले, तब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड था, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम था। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम हुआ? तो इस पृथ्वी के ऊपर पहले जीव की जो शुरुआत हुई, वो एक पेशीय वनस्पति थी, जिसका काम था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। और धीरे धीरे करके ये जो वनस्पति है, एक पेशीय वनस्पति, वो बढ़ती गई और तब इस वनस्पति की वजह से, इस प्लांट्स और पौधों की वजह से फिर हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम किया, ऑक्सीजन बढ़ाया, और ये इस वातावरण की निर्मित हो गई। तो आज भी अगर हमें इस दुनिया में जो अभी बहुत बड़ा संकट है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का, इस एमिशन का, इस काले धुएं का, अगर इसे हमें कंट्रोल करना है, अगर इस संकट को दूर करना है, तो हमें इस काले धुएं को दूर करना होगा। और उसका एक ही तरीका है पेड़, एक ही तरीका है ये हमारी वनस्पति। और दोस्तों, ये पेड़ की ऐसी खासियत है कि ये पेड़ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड खाना है। तो अगर ऐसे पेड़ जो बहुत फास्ट ग्रो होते हैं,
उनको बहुत ज्यादा खाना लगता है और वो बहुत जल्दी फास्ट इस हवा से, इस हमारे घर से ये काला धुआं कम कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अभी हो सकता है और है, वो है हमारे नेपियर ग्रास का। दोस्तों, बड़े बड़े जो पेड़ है, जो विशाल वृक्ष है, वो ऑफ कोर्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन उनको बड़े बनने के लिए 5, 7 साल, 10 साल लग सकते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। लेकिन नेपियर ग्रास एक ऐसा बायोमास है और उसकी सुधारित जो वैरायटीज है, जो बेटर डेवलप्ड वैरायटीज है, वो इतनी फास्ट ग्रो करती है, जो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो होने वाली वनस्पति है। और ये क्या करते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड खाती है, क्योंकि उनको ग्रो करना होता है। आज पर एकड़ हम लोग 200 से ले पर एकड़ 200 टन ऑन एन एवरेज ले सकते हैं, पर हेक्टर 500 टन ले सकते हैं। लेकिन जहां प्रॉपर रिसर्च चल रही है, तो वहां तो 1000 टन से भी ज्यादा पर हेक्टर का अभी आउटपुट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप अपने एरिया में, एकड़ में, हेक्टर में इस नेपियर ग्रास को लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, इसका मतलब उतना ज्यादा कचरा, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप साफ कर रहे हो। इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये नेपियर ग्रास जो हम बायोफ्यूल तैयार करेंगे, उस बायोफ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो तो लेगा ही, उसको तो पूरी तरह से एलिमिनेट करेगा ही, न्यूट्रलाइज करेगा ही। लेकिन इसके साथ ये नेपियर ग्रास इतने जोर से बढ़ता है, इतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ है कि जो हवा में जो अभी कचरा है, हवा में जो काला धुआं है, उसको साफ करने का एक बेस्ट तरीका है। आज नेपियर ग्रास क्या कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में नेपियर ग्रास की क्या भूमिका है, ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे। अमेरिका से लेके, चीन से लेके कई सारे एशियन देश से ये पेपर्स है कि नेपियर ग्रास लगाने के बाद कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी संकट की परिस्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम भूमिका है इतने फास्ट ग्रो होने वाली वनस्पति की, नेपियर ग्रास की। और जिसके लिए पूरी दुनिया को पता है कि ऐसे होता है। इट्स एस्टैब्लिश्ड, ये फैक्ट बन चुका है। और ये जो एमकोल की हम बात कर रहे हैं, ये वो कार्बन निगेटिव फ्यूल है। ये वो कार्बन निगेटिव फ्यूल है कि ये जो हमारी ऊर्जा की जरूरत भी पूरा करेगा, और ये जो कचरा, जो काला धुआं जो जमा हुआ है, उसको भी साफ करेगा। एक तो इस ईंधन की वजह से ना कोई एक्स्ट्रा कार्बन जाएगा, क्योंकि जितना भी हम इसके जलाने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा, वो नेपियर ग्रास, वो बायोमास उसको लेगा ही। लेकिन इसके लिए जो बायोमास हम ग्रो कर रहे हैं, जो नेपियर ग्रास ग्रो कर रहे हैं, वो इसके साथ साथ हवा का जो काला धुआं है, जो ऑलरेडी जो जमा हुआ है कचरा, उसको भी साफ करेगा। और इसीलिए आने वाले दिनों में इस एमकोल का जो रोल है, वो ग्लोबल रोल है। ये जो काम हम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। और ये एमसीएल भी जो काम कर रही है, एमसीएल जो विजन, जिस सोच के साथ काम कर रही है डे वन से, ऐसे नहीं कि आज परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है, बहुत संकट बहुत गहरा पूरी दुनिया के ऊपर हो रहा है, इसलिए आज हमें लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। नहीं, डे वन से हम जैसे काम कर रहे हैं एमसीएल में, इतनी ज्यादा कंपनियां इतने बड़े स्केल पे करने की क्या जरूरत है, जब इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, कितना कुछ हम सहन कर रहे हैं, कितनी सारी दिक्कतें आ रही है ये सब करने के लिए। लेकिन ये करना कितना जरूरी है। भले ही आज हम इसको सहन कर रहे हैं, भले आज हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन कितना जरूरी है दुनिया के लिए, कितना जरूरी है फ्यूचर के लिए, कितना जरूरी है कि हम ये सोल्यूशन पूरी दुनिया के सामने रखें, इतने बड़े स्केल पे रखें। और अभी तो कुदरत ने वो हमें आशीर्वाद दिया है कि बहुत जल्दी ये सब कुछ होगा, ये फंडिंग वगैरह जो कुछ सब चीजें आसान हो जाएगी। सब हमारे प्रोजेक्ट पूरे जब एक साथ लगेंगे तो पूरी दुनिया के सामने ये सोल्यूशन होगा। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ये बिजनेस के लिए, ये पैसे कमाने के लिए, इस सोच से कभी हमने काम नहीं किया, हमेशा उसी के लिए काम किया है। हाँ, ये ऐसे हो सकता है, ये हमने पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसके लिए इसके ऊपर काम कर रहे थे 3 साल से, और आज तो ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, कहीं कुछ भी हो सकता है। आप कहीं भी हो, आप कितने भी डेवलप्ड हो, कितने भी ज्यादा पैसे आपके पास हो, आप बच नहीं सकते इससे। और सॉल्यूशन नहीं है कोई दूसरा। कार्बन निगेटिव फ्यूल की जब बात करेंगे, आपको सिर्फ बायोफ्यूल ही करना पड़ेगा, दूसरा तरीका ही नहीं। कुदरत ने जो किया इतने करोड़ों साल से, लाखों साल से, उसके कदमों पे ही, उसके नियमों पे आधार पे ही काम करना पड़ेगा। और वही काम करने के लिए, वही सॉल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एमसीएल ने इतना सब कुछ किया। जो भी कुछ एमसीएल कर रहे हैं ना, उसके पीछे बस यही विजन, यही मिशन है
कि मिलके हम इस दुनिया को बचाएं, मिलके हम इस धरती माँ का ख्याल रखें। भले ही अभी हम थोड़े से मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये भी सब निकल जाएगा। बहुत अच्छा होगा, हम सभी मिलके एमसीएल को दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। हम देश को हम दुनिया का सबसे ज्यादा बायोफ्यूल मैन्युफैक्चर करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला देश बनाएंगे, हमारे महान देश बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल।